जय श्री कृष्ण बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन चैनल डॉक्टर फिजिक्स कोटा। तो हमारे सारे छोटे डॉक्टर कैसे हैं? बढ़िया बच्चों, आप अभी से ही काफ़ी जिम्मेदार हो गए हैं एंड सभी लोग अपनी सेफ्टी की, अपनी फैमिली की सेफ्टी का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मुझे आए दिन इस तरीके के मैसेजेस आते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अभी से ही जो है सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है एंड आप लोगों को अपने ड्रीम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो मेरी है। तो चलिए आज के लेक्चर को यानी कि बेसिक मैथ्स का 1.2 थर्ड लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ पैराबोला। रेडी हैं सब लोग? चलिए शाबाश। पैराबोला का ग्राफ बच्चों, अब कुछ हट के ग्राफ आने वाले हैं। अभी तक जो ग्राफ हम लोगों ने पढ़े वो पढ़े लीनियर ग्राफ, जिसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 था, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसे ग्राफ जिनमें पावर 1 हुआ करती थी, y की हो चाहे a की हो, है ना। अब हम कुछ ऐसे ग्राफ्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर आपको पावर 1 से ज़्यादा दिखेगी, यानी कि जैसे यहाँ 2 दिख रही है पावर। तो जब कभी भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिख रहा है, अब इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये जो इक्वेशन है ये एक कर्व की होगी, इससे हमें ये समझ में आता है। ठीक, तो अब ये जो इक्वेशन है ये कर्व किस तरीके के शेप का है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसी की खोज में आज का हमारा लेक्चर है। एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए। ठीक है, तो चलिए एक कोण को देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से जो है ये इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, आपने अपना कॉर्नेटो कोण, जो सॉफ्टी जिसमें हम लोग हमेशा खाते हैं, वो देखा होगा। उस कोण को अगर मैं अपसाइड डाउन रख दूं और ये अगर ध्यान से देखें आप, तो ये वही बर्थडे कैप है जो हम लोग जब छोटे थे तो बर्थडे पे पहनते थे और आज भी कई बार देखते हैं। तो इसी कैप को अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तो जो शेप आपको मिलेगी यहाँ पे वो मिलेगी एक सर्कल की। ध्यान से देखिएगा, आपको एक सर्कल यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब कोण को हॉरिजॉन्टली काट देने से सर्कल ऑब्टेन होता है, एंड कोण को अगर स्लैंटली कट कर दूं तो एक एलिप्स ऑब्टेन होता है। चलिए सर्कल एंड एलिप्स के बारे में तो हम लोग कुछ देर में बात करने वाले हैं इस वीडियो के एंड में। थर्ड जो फिगर है, और स्लैंट कट करते हैं तो नीचे का जो पोर्शन है वो खाली है, एंड यहाँ जो पूरा पोर्शन है उसमें एक इस तरीके की लेयर सामने आती है, यानी कि कुछ ये शेप बनता है। कुछ ये जो शेप होता है ना, स्माइली जैसा शेप है ना, ये जो स्माइली जैसा शेप है, इसी शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, ये हंसता हुआ पैराबोला एंड ये उदास वाला पैराबोला। ठीक है, समझ रहे बात को? ये सैड फेस है ना, ये स्माइली फेस। तो इस तरीके के दो पैराबोला होते हैं, एक खुश पैराबोला और एक उदास पैराबोला। ठीक है, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इक्वेशन जो पैराबोला की होती है वो आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चलिए इसी के साथ साथ, इसी टॉपिक के साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी दे देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से कैलकुलेट करते हैं, अगर आप किसी भी इक्वेशन का डी कैलकुलेट करें, अगर उस डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नो रियल रूट्स एंड दे आर ऑलरेडी इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये सेक्शन हमारे इतना काम का नहीं है बिकॉज ये नीट में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट देन यस जेई के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं डी इक्वल्स टू 0 के लिए। डी इक्वल्स टू 0 की अगर सिचुएशन आती है, यानी कि बी स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 4ac हो जाता है, तो जो रूट होगा वो सिर्फ सिंगल रूट होगा आपका, एंड आप देखेंगे कि आपका कर्व जो है एक्सिस पे ए की जगह टच करेगा। ठीक, d ग्रेटर देन 0 होने पे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स विल बी देयर, एंड ऐसे केस में आपका कर्व दो जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है एक्सिस पे। हाँ, जहाँ इमेजिनरी की बात की जाए तो इमेजिनरी वाला कर्व जो है कहीं पे भी क्रॉस नहीं करता है एक्सिस को, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जेई में मैथ्स में एक अलग चैप्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना हमारे लिए रेलेवेंट है और काम का है। ठीक है, बर्डन नहीं बनाएंगे किसी भी चीज़ को।
नाउ लेट्स कम अपॉन फैक्ट्स अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी अच्छा एंड हाईलाइटेड टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, तो फैक्ट्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक कंपल्सरी कंडीशन है, अदरवाइज अगर a जीरो हो गया तो ये एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कंपल्सरी क्या है, a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, अगर आप कहते हैं कि रूट्स जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। देखो ये जितनी पावर होती है ना किसी भी इक्वेशन की, उतने रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो अल्फा बीटा 2 रूट्स अगर मैं मानता हूं इसके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाय ए, वेयर बी इज दिस एंड ए इज दिस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। हो सकता है क्लास 10th में आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हो। जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट दैट देयर बेसिक मैथ्स मस्ट बी एट द बेस्ट। ठीक है, और अगर रूट्स निकालने की बात की जाए तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये दोनों रूट्स के फॉर्मूलाज, ये शायद आपको ऑलरेडी पहले से ही पता थे। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट टिप अबाउट द पैराबोला। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप क्या है पैराबोला की, जो उसकी वर्टेक्स होती है पैराबोला की, वर्टेक्स माने चोंच, दिस पीक पॉइंट। ठीक है, तो द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, दिस टिप ऑफ द पैराबोला इज ऑलवेज गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन 2a, इस तरीके से दिया जाता है। तो हमेशा याद रखें, जैसे ही आपको इक्वेशन मिले, जैसे ही इक्वेशन आपको मिली तो माइनस ऑफ बी अपॉन 2a करके आप उसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड इस वर्टेक्स की मदद से ऑब्वियसली मैं y कोऑर्डिनेट भी निकाल पाऊंगा, दैट इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये कैसे हो पाएगा। अच्छा, एक टिप और है जो मुझे याद आ रही है, तो मैं यहाँ तुरंत उसे भी मेंशन कर देता हूँ फटाफट से। वो टिप ये है कि इफ जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो पैराबोला होगा उसका कप अपवर्ड होगा, यानी कि स्माइली आपको देखने को मिलेगा। और अगर जो a है लेस देन 0 होगा तो हमें जो है साइड फेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज ये नोट करने वाली है कि a जो है इट इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a जो है बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं पैराबोला का एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँ आपके सामने, कुछ इंपॉर्टेंट पैराबोलिक ग्राफ्स हैं जिनको हमें याद रखना है, और ये वो ग्राफ्स हैं जो आने वाले समय में आपके काम आने वाले हैं, है ना। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रोल है इनका, मैं आपको एक एप्लीकेशन आज बताऊंगा भी सही, बहुत काम के हैं। तो एक पैराबोला होता है हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं ये याद रखिएगा, दीज आर स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशंस। तो पहला पैराबोला है ये जो x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुला हुआ होता है। ठीक है, द पैराबोला विच इज ओपन एट द पॉजिटिव x एक्सिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ऐसा पैराबोला जो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खुला हुआ है दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ऐसा पैराबोला जो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुला हुआ है इट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। देखो x को नेगेटिव किया तो ये घूम गया नेगेटिव साइड में, x यहाँ पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव में था, ऐसे याद रखना है आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिए, y पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव y को पॉइंट आउट कर रहा था, यहाँ y नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y को पॉइंट आउट कर रहा है, इस तरफ ओपन है नेगेटिव y की तरफ। तो इस तरीके से ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इनका यूज कुछ ही देर में आपके सामने होगा, मैं समझाऊंगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, आपके सामने एक इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। आपसे चाहूंगा कि आप स्क्रीन रोक के तुरंत इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करें, जल्दी करिए। चलिए, आई थिंक सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, है ना। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, जैसा आप लोगों ने सीखा होगा। x कॉमन निकालता हूँ, x माइनस 4, है ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब अगर अपन इसको 0 करते हैं
तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 0 हो या फिर x इक्वल्स टू 4 हो, देन ओनली y विल बी 0। तभी क्या होगा, y 0 होगा। चलिए फटाफट से ऐसे एक्सिस बनाई, ठीक है, एंड कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें। ये हमारा y एक्सिस हो गया एंड दिस इज अवर x एक्सिस। अब देखिए y0 दो जगह पे हो रहा है, एक तो इस जगह पे एंड एक इस जगह पे। तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये इमेजिनेशन मिल रही है, तो ये ग्राफ कुछ यूं जाने वाला है, तो इसकी वर्टेक्स कहीं यहाँ आने वाली है। तो चलो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन 2a गिव्स वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जरा चेक कर लें कि ये बात सच है कि गलत। ये क्वाड्रेंट फोर्थ है जो अपने सामने है, यहाँ पे आ रहा है ना वर्टेक्स। तो मैं चेक कर लेता हूँ। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको अगर कंपेयर करूँ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में, तो ज़रा कंपैरिजन का रिजल्ट आपके सामने है। देखिएगा a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है। तो ज़रा x की वैल्यू निकालें तो माइनस ऑफ b दैट इज -4 अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 1 कितना आ रहा है, इट इज़ प्लस का 4 अपॉन 2 यानी कि 2 आ रहा है x का कोऑर्डिनेट। x का 2 कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी कि ये x इक्वल्स टू 0 था, ये पॉइंट x इक्वल्स टू 4 था, यानी कि मिड में, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पे, यहाँ पे कहीं पे नीचे जो है वर्टेक्स आने वाला है, ठीक है। अब जरा इस वर्टेक्स का मैं चाहूंगा कि ये y कोऑर्डिनेट भी मैं निकाल लूँ, ये वाला y कोऑर्डिनेट। हालांकि इसकी शॉर्ट ट्रिक ऊपर बता चुका हूँ आपको। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 4a करना है आपको। तो मैं वही कर लेता हूँ वापस से यहाँ पे। तो y कोऑर्डिनेट इज माइनस का बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर अपॉन 4a इंटू 1। दिस विल बी माइनस ऑफ 16 अपॉन 4 यानी कि इट विल बी माइनस ऑफ 4। ध्यान से देखें, ये जो कोऑर्डिनेट है आपका ये -4 आया। तो आपका जो कर्व बनने वाला है, मैं रफली ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, गंदा बने तो आई एम सॉरी। ध्यान से देखें, ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसे, ठीक है। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो मेन अगर आप देखें पैराबोलिक ग्राफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा इसको कंक्लूड कर दूं। सबसे पहला ए, ये जो ए था यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था, इससे मुझे पता चला कि ये स्माइली होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वर्टेक्स का पता लगाने के लिए सीधे यहाँ तो ये x की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें -b/2a करके, तो आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल्स टू 2 पे वर्टेक्स है। फिर आप ये x इक्वल्स टू 2 चाहे तो सीधे y वाली इक्वेशन में डाल दें, हमारी जो क्वेश्चन की थी ये वाली इक्वेशन, और आपको y ऑब्टेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट 2, -4 है, तो डेफिनेटली दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कप का जो लोएस्ट पार्ट है वो यहीं इस कोऑर्डिनेट में लाया करेगा। फिर दूसरी चीज, फिर हम रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के। रूट्स जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करने वाला होता है। तो वो अगर 2 आते हैं तो पक्की बात है, साबित हो गया कि ये इन 2 जगहों पे कट मार रहा है। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब अगर आपको ये ग्राफ प्लॉट करना आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रखने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर, वो यहाँ पे आएगा, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट आता हूँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ग्राफ की एप्लीकेशन बताऊंगा, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें ग्राफ की एप्लीकेशन का ही जिक्र कर रहे हैं हम। एक बॉडी है बच्चों, एक ट्रेन अगर आप कंसिडर करें, यहाँ पे ट्रेन मैंने बनाया है, बहुत सुंदर सा ट्रेन है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ यू, है ना, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। इफ द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ड्रॉ द एसटी ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है आपको, एक एसटी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। एंड आई हैव टेकन s यानी कि डिस्टेंस एट द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस। द एंटायर थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू।
चलिए कैसे किया जाएगा जरा सोचते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो तो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आया करते थे 9th क्लास के अंदर कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम के अंदर, तो आप लोगों के दिमाग में एक इक्वेशन आया करती थी, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो अगर इनिशियली बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैं कह सकता हूँ s इज इक्वल टू ओनली हाफ ए टी स्क्वायर रह जाएगा इस केस में। अब जरा ध्यान से देखें, दिस इंप्लाइज दैट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ध्यान से देखें, इट इंप्लाइज दैट s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी स्क्वायर, है ना। अब अगर s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर तो ये किस तरीके का ग्राफ दिख रहा है, जरा इसको कंपेयर करने की कोशिश करनी है हमें। अभी कंपैरिजन आप कैसे करेंगे इसमें काफी बच्चे उलझ जाते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ यहाँ। ध्यान से देखिए, हमेशा क्या किया कीजिए, जैसे ही आप ग्राफ देखें यहाँ पे s y एक्सिस पे है तो यहाँ पे भी s की जगह आप क्या लिख दीजिए, y। तो जैसा एक्सिस में दे रखा हो वैसा ही कीजिए, यहाँ s को मैंने y से रिप्लेस कर दिया, t x एक्सिस पे है तो t को x से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया क्या, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक इक्वेशन सिखाई थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये कुछ कुछ वैसा है। अब अगर y प्लस की तरफ है तो इसका कप कैसे खुलना चाहिए, यूं, है ना। y अगर प्लस की तरफ है तो इसका कप कैसे खुलना चाहिए, यूं खुलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा ही ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लूंगा, ये मैंने कर दिया। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये ग्राफ सही है ना। क्या ऐसा संभव है कि टाइम नेगेटिव एक्सिस पे भी ले लिया जाए, तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, टाइम कभी भी नेगेटिव एक्सिस पे नहीं हो सकता, इसलिए मुझे नेगेटिव वाला ग्राफ यहाँ से इरेज करना होगा। तो मैंने कर दिया, तो हमारा जो रिमेनिंग ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इसी क्वाड्रेंट का है, इसी तरफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो इस तरीके से ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं। अब ये ग्राफ तभी आसान हो सकता है जब मेरी बेसिक मैथ्स थोड़ी थोड़ी समझी हुई हो। अक्सर होता हमारे साथ यही है कि हम डायरेक्ट क्लास में बैठते हैं और ये बेसिक्स नहीं पता होते। ठीक है, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, है ना। और भी सुंदर अगर आप बनाना चाहें तो इसका कर्व को और सुंदर सा ऐसे घुमाएं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये आप अपने एंड पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और फैक्ट वाली बात यहाँ पे मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस कर्व पे, है ना, इसको अलग से बना लेता हूँ कर्व को, ये मैंने कर्व बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस कर्व पे मैं 3 पॉइंट्स लूँ, ए बी एंड सी, ऐसे 3 पॉइंट्स लूँ मैं, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन तीनों पॉइंट्स के स्लोप के ऊपर कमेंट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्लोप के ऊपर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा और मुझे बताइए फटाफट। ठीक है, तो कई बच्चे हो सकता है इसका आंसर निकाल पाए और कई बच्चे हो सकता है थोड़ा सा सोचने में टाइम गंवाएं। ध्यान से देखिएगा, स्लोप निकालना है किसी भी पॉइंट का ग्राफ के, तो अक्सर कहा जाता है कि उस पॉइंट के टेंजेंट का एक्सिस के साथ में, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल देखो। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्सिस ऐसे इमेजिन करता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल यूँ बन रहा है, थोड़ा सा देखिएगा तो ये एंगल यूँ बन रहा है, यहाँ देखिएगा तो ये एंगल कुछ यूँ बन रहा है। तो सबसे छोटा एंगल ए का है, उससे बड़ा एंगल बी का है, उससे बड़ा एंगल सी का है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थीटा ए इज वेरी स्मॉलर देन थीटा बी एंड इट इज वेरी स्मॉलर देन थीटा सी। ठीक है, अब मैं जानता हूँ, एज आई नो m इज एक्चुअली इक्वल्स टू tan थीटा एंड आई हैव टू कमेंट ऑन m ओनली, तो एम ए विल बी लेस देन एम बी विल बी लेस देन एम सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्लोप वेरी करना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ज़रा ये भी सोच लें। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ती है, हैंस स्लोप विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप ये चीज़ भी याद रख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक आने वाली क्लास के अंदर कैलकुलस में जब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझाऊंगा तब मैं डिस्कशन में लाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थीटा इज एक्चुअली एंगल ऑफ टेंजेंट, है ना, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसका आपको ध्यान रखना है. द प्लॉट of this graph is your homework. You have to do by yourself. I am leaving this up to you. Next equation which we have in the graph list is equation of a circle. अंडा है ना, एक सर्कल. बहुत ही शानदार चीज़ है. ज़ीरो अगर ना होता तो आज हम सबसे ज़्यादा फेमस नहीं होते. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, ऑफ सर्कल. इसको ध्यान रखेंगे, है ना. और बहुत आसान है. x के नीचे वाला जो टर्म है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे वाला जो टर्म है वो y इंटरसेप्ट है. बस इतना ही ध्यान रखना है. ठीक है. अब देखिए ए स्क्वायर दोनों ही मतलब x और y इंटरसेप्ट दोनों सेम होने के कारण ये चीज़ एलसीएम लेके उधर चली जाती है. तो ये इक्वेशन और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूं आ जाती है आपके सामने. इस तरीके से आ जाती है हमारी सर्कल की फाइनल इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. बच्चों अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो a यहाँ पे आया है, दिस a इज बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल. ये a रेडियस है सर्कल का, याद रखिएगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो सर्कल की इक्वेशन बनी है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो हमेशा ओरिजिन के ऊपर होगा. ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे. एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, है ना. ये एक सर्कल है. अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? डेफिनेटली ओरिजिन पे होगा. ठीक है. अब आप मुझे ये समझाइए कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट होता है ए स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली रेडियस, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो रेडियस है वो 5 है ना. तो अगर 5 है तो दिस विल बी 5,0. सिमिलरली दिस विल बी 0,5. दिस विल बी -5,0 and the below point will be 0, -5. as it is same to same मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है. ठीक है, तो where a is the radius and the coordinates can be given as in the figure. ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चों, हाँ, हमें इक्वेशन गिवन होगा और कभी भी ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है. ठीक है, याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और है, वो ये है कि कुछ सर्कल के फैक्टर्स और भी इम्पॉर्टेंट हैं सर्कुलर मोशन के लिए आगे, वो वक्त के साथ मैं लेवल अप करूँगा और वहाँ पे आगे ही डिस्कस करूँगा. फिलहाल उन पे इतना इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं एलिप्स के बारे में. ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, कोन को अगर स्लांट में अगर मैं कट करता हूँ तो जो शेप ऑब्टेन होती है उस कोन पे, वो होती है एलिप्स. ठीक है, तो एलिप्स इस तरीके का होता है. इट इज जस्ट लाइक अंडा. ये किस तरीके का है? अंडा. आपको ये अंडा देख के और ये अंडा देख के फीलिंग आ ही रही होगी कि दीज आर लाइक एग्स, है ना. ये एग वर्टिकली खड़ा है, ये एग जो है हॉरिजॉन्टली पड़ा है. ठीक है, तो दीज आर एग्स. तो एग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? एलिप्स की बात कर रहे हैं, अंडे. ठीक है, अब जब सर्कल की बात की तो सर्कल में क्या क्या चीज़ें देखी? सर्कल में हमने एक तो सेंटर देखा, बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक रेडियस देखी. ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सर्कल को लेके. अब यहाँ पे जो एलिप्स बनता है ना, पहली बात तो इस एलिप्स के अंदर हमारे पास जैसा कि आपको दिख रहा है, दिस इज द पर्टिकुलर सेंटर, है ना. सेंटर के अलावा भी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो होते हैं फोकस 1 एंड फोकस 2. फोकाई 1 एंड फोकाई 2, ये भी फोकस, ये भी फोकस, सेंटर के दोनों तरफ होते हैं. ठीक है, इक्वल सेपरेशन पे. कैसे, वो भी हम नेक्स्ट डायग्राम में समझेंगे. पहले कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ध्यान दें. ये जो लाइन है वर्टिकली, जो बड़ी लाइन है, इस बड़ी लाइन को हम कहते हैं मेजर एक्सिस. बड़ा माने मेजर, है ना, छोटा माने माइनर. हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है, मेजर, माइनर,
है ना। माइनर माने जो छोटा है, जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो माइनर अकाउंट खुलता है छोटे बच्चों का, ठीक है। बड़ों का मेजर अकाउंट खुलता है, सेम टू सेम। तो अगर इसी अंडे को, एलिप्स को अगर हॉरिजॉन्टल में लिटा दूं, ये वाली एक्सिस अगर बड़ी हो जाती है तो दिस विल बिकम माय मेजर एक्सिस, एंड अगर ये हो जाती है तो ये माइनर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, इन मेजर और माइनर की लोकेशन कहीं पे भी हो सकती है, अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है और अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स के ऊपर। जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन थी, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब इंटरसेप्ट डिफरेंट है। एक्स के नीचे जो इंटरसेप्ट है वो ए है एंड वाई के नीचे जो इंटरसेप्ट है वो है बी, ठीक है। अब केस टू केस इट डिपेंड्स कि कौन सा इंटरसेप्ट ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। केस टू केस मैंने अभी बोला डिपेंड करेगा कि कौन सा इंटरसेप्ट ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखें ये एक डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखिएगा, एक्स इंटरसेप्ट को मैंने क्या नाम दे रखा है, ए, है ना, एंड वाई को क्या दे रखा है, बी, ठीक है। ध्यान से देख लिया ना आपने। अब बात सुनिएगा, तो ये जो एक्स पे जहां पे कट कर रहा है इसको मैं लेबल कर रहा हूं ए एंड इसे मैं लेबल कर रहा हूं बी। अब आप खुद इस फिगर को देख के मुझे बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, ए और बी में से। आपको दिखेगा ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टली इलिप्स रखा हो इस तरीके से, तो उसका ए बड़ा होगा बी से। ए मतलब मेजर एक्सिस का आधा हिस्सा, ये पूरी मेजर एक्सिस है, इसका हाफ हिस्सा इज ए, ठीक है, सेंटर से, ठीक। तो व्हेन एक्स इंटरसेप्ट इज ग्रेटर देन वाई इंटरसेप्ट वी कैन कॉल द हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अब यहां देखिए जरा इस वाले फिगर के अंदर, नाउ दिस पार्ट इज, ठीक है, दिस पार्ट इज ए, है ना, एंड दिस पार्ट इज बी, ठीक है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा है कि y इंटरसेप्ट b है, तो मैंने देखो y पे b डाला, x इंटरसेप्ट a है तो यहाँ पे a डाला। अब यहाँ पे a लेस देन b है, तो समझ जाओ एलिप्स कैसा है, वर्टिकल एलिप्स है। व्हेन y इंटरसेप्ट इज ग्रेटर देन x इंटरसेप्ट देन वी कैन कॉल द एलिप्स एज वर्टिकल एलिप्स। तो दो तरीके से सेट होता है एलिप्स हमेशा, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, इस पे फोकस करना है, ठीक है। हालांकि ये भी कहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ आगे जाके, जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके अंदर बहुत हल्का सा थोड़ा सा ये काम आता है, और वहाँ पे सैटेलाइट मोशन को और सन की लोकेशन को जब हम स्टडी करते हैं तब इसकी इलिप्स की बातचीत होती है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये सेंटर होता है इलिप्स का, एंड सेंटर के दोनों तरफ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोकस, F1 एंड F2। F1 एंड F2 ही वो दो लोकेशंस हैं जहाँ पे सन होता है एंड हमारा प्लैनेट इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स को कैच करते जाएं। अब ये एक मेरा बनाया हुआ डायग्राम है आपके सामने, सो दैट कि हम समझ सकें कि किस तरीके से और कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं एलिप्स के अंदर, है ना। तो मैंने जैसा आपको बताया, हॉरिजॉन्टल पे हम ए लेंगे, है ना, बड़ा एक्सिस जो होता है वो ए डिनोट करता है, एक्स एक्सिस वाला, और ये वाला बी डिनोट करता है। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स देखो लिख लिए, जैसे सर्कल में लिखाए थे आपको, अब आपको आ ही गए होंगे। फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे दें, ये काम का है अब, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर को ओरिजिन काउंट कर रहे हैं तो यहां से c डिस्टेंस दूरी पे फोकस आ जाता है दोनों तरफ। तो पॉजिटिव साइड में c, 0, इस तरह माइनस c, 0, वेयर c इज एक्चुअली इक्वल्स टू a इंटू ई, है ना। तो c की वैल्यू जो है वो क्या है, a इंटू ई, a ये वाला है x इंटरसेप्ट इंटू ई। ई कौन सी टर्म है इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ई इज एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। ई क्या है, ई इज एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। समझ गए बात को आप, चलिए बहुत बढ़िया। एसेंट्रिसिटी बेसिकली ये बताता है कि कोई भी आपका जो एलिप्स है वो कितना स्टीप है। ये देखो ये सकड़ा स्टीप ऐसे हो सकता है, या मोटा भी हो सकता है, या और ज़्यादा सकड़ा हो सकता है, या बिल्कुल सकड़ा हो सकता है। तो एसेंट्रिसिटी ये बताता है कि इसकी गोलाई कितनी होगी।
हमें ज़्यादा डेप्थ में तो जाना ही नहीं है, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है ई घुमाव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पे होगा वो होगा C इक्वल्स टू ए। C इक्वल्स टू ए जैसे ही आपको मालूम चल जाता है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरा एलिप्स है तो सेंटर 0,0 यहाँ पे, इसको अगर मैं फोकाई नंबर 2 मानता हूँ तो दिस इज a इंटू ई कॉमा 0। इसको अगर मैं फोकाई नंबर 1 मानता हूँ तो दिस इज माइनस ऑफ a इंटू ई कॉमा 0। ठीक है, एंड डेफिनेटली दिस इज a एंड दिस इज माइनस a कॉमा 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स लिखने हमको आने चाहिए हमेशा। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी ऑटोमेटिकली 0, b एंड द बॉटम पॉइंट बी 0, माइनस b। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी आनी चाहिए। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज C इक्वल्स टू ए इंटू ई। हाँ, ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है इससे ये रिलेशन भी आता है, दैट इज C इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट इसको याद रखने की इतनी कोई खास आवश्यकता हमारे लिए नहीं है। ठीक है, आपसे इसेंट्रिसिटी के बारे में भी कभी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स कब होता है एंड वर्टिकल एलिप्स कब होता है, एंड ये कोऑर्डिनेट्स ज़रा ध्यान रखें, बस इतना काम है आपका। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एरिया ऑफ एलिप्स जो होता है वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी, है ना, पाई इंटू ए मेजर एक्सिस इंटू बी इंटू माइनर एक्सिस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ एलिप्स क्या होता है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। इस तरीके से पेरीमीटर लिख सकते हैं आप। अब जो सवाल आपके सामने आने जा रहा है वो कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, ड्रॉ एलिप्स। इक्वेशन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। चलिए ड्रॉ कीजिए इसे। आई थिंक इस तरीके का एलिप्स आपके सामने आने वाला है, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने इसे ड्रॉ कर भी लिया होगा। ठीक, चलिए फटाफट लेबलिंग कर देते हैं। दिस पॉइंट इज 0,5, दिस पॉइंट इज 0, माइनस 5, ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज 4,0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस 4,0। क्या सब लोग बना पाए? ठीक है, तो इस तरीके से एलिप्स हमें ड्रॉ करना होगा। एक और सवाल आपके होमवर्क के लिए जो आप घर पे करके देखेंगे, अगर एलिप्स इस तरीके का हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 एंड इट इज इक्वल्स टू 1, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ये आप घर पे ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिप्स को विराम देते हैं, एंड करते हैं, इतना काफ़ी है एंड बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो ग्रेविटेशन में मैं आपसे थोड़ी और बातचीत इसके ऊपर करूँगा, क्योंकि वापस से हम जानते हैं कुछ भी टॉपिक होता है थोड़े वक्त के बाद ब्रेन से वॉश आउट होता है, तो उसे रिपेयर करने के लिए रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक जो भी पढ़ा उसको कॉपी पे लिखें, रिवाइज करें, डेली उनके ऊपर 2 से 3 न्यूमेरिकल्स को करें। मैथ्स इतनी शानदार हो जाएगी कि आपको हर सवाल में स्पीड, एक अलग सी स्पीड फील होगी। ठीक है, तो आप इंजॉय करोगे उस टाइम पे। अब मैंने कुछ ग्राफ्स को कंक्लूड किया है यहाँ पे इस चार्ट के अंदर, आप लोगों के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर रहेंगी। तो अगर और कुछ आप इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। ठीक है, एंड सबसे पहला कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, अगर y इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ मेरे को बनाना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल्स टू mx, ध्यान से देखिए, है ना, ये y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ है, वो इस तरीके से बनेगा। हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, ओरिजिन से पास होता है ना, एंड m पॉजिटिव होने के कारण स्लोप एक्यूट यानी कि पॉजिटिव। अगर हम y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x का ग्राफ बनाएं, यानी कि ऐसी x की वैल्यू जो कभी नेगेटिव भी डलेगी तो भी y का आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो ध्यान से,
ये ग्राफ यूं चला जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव एक्स की वैल्यूज पे वाई कैसा था, नेगेटिव था, बिकॉज हम ग्राफ किसका बना रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स का बना रहे हैं। यहाँ पे हम ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स का बना रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स की वैल्यूज पे नेगेटिव वाई की वैल्यूज हमें मिल रही थी, इसलिए ग्राफ नीचे आ रहा था। अब मॉडुलस का मतलब होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। तो नेगेटिव एक्स की वैल्यूज पे भी वाई कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो ग्राफ नीचे था तो ये ग्राफ यूं बेंड होके ऊपर चला गया है ऐसे, तो इसने यहाँ पलटी मारी है, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है ये आपको समझनी पड़ेगी, मॉडुलस के आते ही ये शिफ्टिंग हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन दोनों को। फिर आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिख रही है यहाँ पे, तो स्माइली वाला ग्राफ है, इसलिए अपन देख सकते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके का, दोनों तरफ घूमता हुआ, यहाँ पे इस तरीके का, नीचे इस तरीके का, ठीक है। y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ, ठीक है, किस तरीके का है, कुछ ऐसा है, ठीक है। क्यूब रूट का ग्राफ कुछ इस तरीके का है ना। एंड इनवर्स का ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स, ग्राफ ऑफ इनवर्स, यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो इस तरीके का ग्राफ ऑब्टेन होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस ग्राफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब x इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है तो y 0 को अप्रोच करता है, एंड जब y इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है तो x 0 को अप्रोच करता है, ऐसा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काम का है। यानी कि इन दोनों ही एंड्स पे हम कभी भी ग्राफ को एक्सिस पे टच नहीं करा सकते, हमको डॉटेड लाइन ऐसे छोड़नी पड़ती है, सो एज टू शो कि ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जा तो रहा है बट टच नहीं कर रहा है ना। थोड़ा सा इस ग्राफ के अंदर टच हो गया है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्क्वायर का रेसिप्रोकल है ना, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है ना। तो अब इसमें फ़र्क क्या है, इस चीज़ का फ़र्क है क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू जब इसमें डलेगी तो y पॉजिटिव ही निकलेगा। तो देखो y के अंदर पॉजिटिव में दोनों तरफ ग्राफ है, ठीक है। जबकि इस तरफ यहाँ पे y पॉजिटिव है और इसके लिए यहाँ y नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x पुट हो रहा है। तो x जब पॉजिटिव पुट होगा तो ग्राफ यहाँ रहेगा, जब x नेगेटिव पुट होगा तो ग्राफ यहाँ रहेगा। जबकि यहाँ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में ग्राफ ऊपर है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ्स की हमें स्टडी यहाँ करनी होती है। अब आ जाते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के ऊपर। साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा, कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा। साइन थीटा के अंदर अगर थीटा की जगह मैं x डाल दूं और यहाँ x एक्सिस रखूं एंड यहाँ पे साइन की वैल्यूज रखूं, है ना, तो जब x की वैल्यू 0 होगी यानी कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो यहाँ पे अपना डॉट बन जाएगा। जब साइन π/2 की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। तो इस तरीके से जब ग्राफ बनाया जाता है तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म में आता है। वेव, लहर समझते हैं आप, 9th में भी थी वेव, बिल्कुल ये वही वेव फॉर्म में आता है। साइन के ग्राफ में और कॉस के ग्राफ में मात्र इतना फर्क होता है कि यहाँ से अगर आप शुरू कर देंगे ना ग्राफ को साइन के, तो ये जो ग्राफ पूरा बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ बन रहा है आप देखेंगे कॉपी पेस्ट है। तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि साइन और कॉस के ग्राफ में आप ऐसा माने कि साइन के ग्राफ में यहाँ से अगर 0 शुरू कर दिया जाए तो ग्राफ जो आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ग्राफ याद करना है इनका। 10x का अगर ग्राफ बनाया जाए, है ना, तो 10 0 पे तो 0 ही होता है, बट 10 π/2 पे इनफाइनाइट होता है। तो देखो हम लोगों ने इस बार ग्राफ को मीट नहीं करवाया एक्सिस से, हमने पेंडिंग छोड़ा है। तो डॉटेड लाइंस, बिकॉज इन्फिनिटी आप पेज पे शो नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली 10 - π/2 पे माइनस इन्फिनिटी,
तो माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी हमने शो ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। कॉट के साथ टेन का उल्टा होता है तो इसका ग्राफ जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। फिर आता है एक्सपोनेंट का ग्राफ, क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? जब कभी भी कोई फंक्शन, वेन एवर वी आर राइटिंग एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ऐसे फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉग का, लॉगरिथम का, ठीक है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन करें, तो मैं लॉग के ऊपर भी एक लेक्चर बना दूंगा। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट के ग्राफ की। ज़रा ध्यान से सोचिए, जब x की वैल्यू आप 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? e की पावर 0, एंड समथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो आप ध्यान से देखिए, जो ग्राफ होगा हमारा वो क्रॉस कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 1 पे, है ना। तो वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, e होता क्या है? e होता है नेपियर्स कांस्टेंट। क्या होता है? नेपियर्स कांस्टेंट। हो सकता है आप में से कई बच्चे जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू होती है 2.7, ठीक है। अब ज़रा सोचिएगा, अगर किसी भी नंबर की, चाहे 5 हो, 5 की पावर 0 भी 1 होता है, एंड 10,000 की पावर 0 भी 1 होता है ना। तो किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 हो तो y 1 हो जाएगा, यहाँ से पता चल रहा है। तो ये ग्राफ जो है यूं रेज होके यूं ऊपर तेजी से बढ़ता है। कहते हैं ना, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए था जिससे हमारा मार्क्स का स्कोर एक्सपोनेंशियली बढ़े, मतलब तेजी से ग्रोथ है। तो एक्सपोनेंट का ग्राफ बहुत तेजी से छलांग मारता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बात होती है। और एक चीज और, इस 0 से पहले, यानी कि x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी इस तरफ, व्हेन x इज लेस देन 0, तो आप इमेजिन करें यहाँ पे जब x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो 1/e की पावर x बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, बिकॉज आप x नेगेटिव डाल रहे हैं यहाँ पे। तो 1/x होने के कारण आप देखोगे कि वैल्यूज जो है 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है, इतनी छोटी कि बिल्कुल नज़दीक है एक्सिस के अपना ग्राफ। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू ln x का, है ना, y इक्वल्स टू ln x का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। बस बच्चों याद कर लीजिए, है ना, वक्त आने पे अपन ऑटोमेटिकली इनके बारे में डील कर लेंगे। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया। केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ, वहाँ इस्तेमाल होगा। फिजिक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ, वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार y इक्वल टू ई की पावर x में ही कोई टर्म आए। y इक्वल्स टू b की पावर x, अब b कोई भी एक नंबर हो सकता है, b कैन बी एनी नंबर, b कैन बी 2, b कैन बी 1/2, है ना। तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जब कभी भी b ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, तब आपका ग्राफ इंक्रीज होगा, है ना, तब आपका ग्राफ इंक्रीज होगा। जब कभी भी b फ्रैक्शन होगा, यानी से 0 के 1 के बीच में होगा, तब आपका ग्राफ डिक्रीज होगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है, याद रखिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने पेश करूं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द मच अवेटेड वन, दैट इज कैलकुलस, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।